अब सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये धाराएं क्यों चलती है, इसके पीछे कारण क्या है। तो अब इस कारण को हमको समझ लेना है। हमने ये बोला कि भाई जो हमारा सागर है, कोई भी सागर, आप इसको कोई भी सागर समझ लो, या तो अटलांटिक महासागर समझ लो, हिंद महासागर समझ लो, या प्रशांत महासागर समझ लो, जो भी समझना आप समझ लो। ये सागर में जल हमेशा निरंतर ऐसे चलते रहता है, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे। अगर अटलांटिक महासागर को देखेंगे तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में देखेंगे तो वहां भी, प्रशांत महासागर में देखेंगे तो वहां भी। इसी तरह से अपवर्ड टू डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, फिर क्षैतिज, ऐसे ये चलते रहती है। अगर आप इस सागर को बीचों बीच बांटते हैं, सपोज आप इसको इक्वेटर मान लीजिए, 0 डिग्री, ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर यानी विषुव रेखा या भूमध्य रेखा, और आप अपने दिमाग से हटा दीजिए कि इस पे कोई लैंड एरिया है, कोई कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। आप ये कल्पना कीजिए कि ये पूरे ग्लोब पे पानी भरा हुआ है, पूरा ग्लोब पानी से ढका हुआ है, कोई कॉन्टिनेंट नहीं है। अगर कॉन्टिनेंट है भी तो उसको साइड में कहीं कोना में रखिए, और ये कल्पना कीजिए कि हमने पृथ्वी को 2 हिस्से में बांट दिया। कैसे बांटा? 0 डिग्री के माध्यम से या इक्वेटर के माध्यम से। तो आप देखेंगे क्या कि पूरे पृथ्वी पर जो वाटर करंट का दिशा है इक्वेटर पे, वो ऐसे है, पश्चिम से पूरब से पश्चिम की ओर जाता है। कहीं का भी सागर हो, प्रशांत महासागर हो, अटलांटिक महासागर हो, कहीं की भी सागर हो, इक्वेटर पे वाटर करंट का जो दिशा होता है वो पश्चिम से पूरब होता है, ऐसे बढ़ता है, पूरब से पश्चिम होता है। क्यों ऐसा? इसलिए होता है, हम इसके बाद कारण पढ़ेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे घूमता है, आपको पता ही है। पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। उसी अर्थ के ऊपर जल भी है, वाटर बॉडी भी है। तो पश्चिम से पूरब घूमने के कारण जो जल राशि है पृथ्वी के साथ साथ नहीं घूम पाता है, वो पीछे छूट जाता है। तो इसके कारण वो पूरब से पश्चिम हमको घूमता हुआ दिखाई देता है। जैसे हम लोग एक बार पढ़े भी थे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में पढ़े थे हम लोग कि कैसे सागर का जल चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण पीछे छूट जाता है और पृथ्वी आगे निकल जाता है, और उससे टाइड आता है, ज्वार आता है, अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा। तो इसीलिए इक्वेटर पे जो भी करंट चलेगा वो हमेशा पूरब से पश्चिम की ओर चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि पृथ्वी ऐसे घूम रही है, पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। ठीक है। अब होता क्या है कि पृथ्वी आगे निकल जाता है, जल राशि पीछे नहीं रह जाता है, उसी के ऊपर लेकिन पीछे रह जाता है। इसीलिए हमको पूरब से पश्चिम घूमता हुआ दिखाई देता है। क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। अब क्या होता है कि इक्वेटर पे, अब हम और आप इसको इक्वेटर बनाए हैं, ऐसे कोई विभाजन अर्थ पे प्रैक्टिकली नहीं है, कोई रेखा नहीं है, कोई लाइन नहीं है, हम और आप इसको काल्पनिक रेखा बनाए। तो इसका मतलब यह है कि इक्वेटर पर उत्तर में भी और दक्षिण में भी दोनों ही तरफ ऐसे जल राशि चलता है। ठीक है, ऐसे चलते रहता है। अब होता क्या है कि जैसे ही यहाँ पे बीच में कोई महाद्वीप या कॉन्टिनेंट मिलता है, ये जल राशि टकरा करके 2 दिशाओं में बढ़ जाता है। एक ऐसे चले जाता है और दूसरी वाटर करंट यहीं से घूम जाता है। इसको काउंटर इक्वेटरल करंट कहा जाता है।
एक राशि उत्तर चले गया, दूसरी राशि नीचे बैठ करके नीचे नीचे चलने लगता है ऐसे, फिर यहां पे बाहर निकलता है और ऐसे वापस आता है। ये साइकिल है वाटर करंट का। ठीक इसी तरह से इसमें भी होता है। ये कुछ जल राशि ऊपर ऐसे चले जाता है और जाकर के काउंटर इक्वेटर के रूप में ऐसे चले जाता है, और इसकी कुछ जल राशि नीचे ऐसे चली जाती है। यानी कि इक्वेटर पे चलने वाला, चाहे नॉर्दर्न क्षेत्र का हो या उत्तरी विषुवतीय जलधारा हो या दक्षिणी विषुवतीय जलधारा हो, इसको हम उत्तर वाले को नॉर्दर्न इक्वेटोरल करंट कहते हैं, दक्षिण वाले को साउदर्न इक्वेटोरल करंट कहते हैं, यानी दक्षिणी विषुवतीय जलधारा कहते हैं। और इन दोनों ही जलधारा की विशेषता यह है कि महाद्वीपों से टकरा करके उत्तर और दक्षिण दो हिस्से में बट जाती है। इसी तरह से दक्षिण वाला भी उत्तर और दक्षिण ऐसे बट जाती है। समझ में आ गया? वेरी गुड। अब हमने कहा कि ये जो इक्वेटर करंट है, विषुवतीय जलधारा है, वो पूरब से पश्चिम की ओर चलता है। तब आपके मन में आ रहा होगा, भैया ऐसा क्या सिर्फ पृथ्वी के कारण होता है? तो पृथ्वी भी एक कारण है, लेकिन उससे ज्यादा जो महत्वपूर्ण कारण है, यानी विषुवतीय जलधारा को गति देने में जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, वो कारण है ट्रेड विंड या सनातनी पवन। तो अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि विषुवत रेखा के जल को गति देने में सबसे प्राथमिक कारण कौन सा है, या मेजर फैक्टर कौन सा है, या मेजर काउज कौन सा है जो इक्वेटर के करंट को गति देता है, तो वो है व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड, या इसको ट्रेड विंड भी कहा जाता है। यहाँ पे ट्रेड विंड कहा जाता है, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में जो चलता है उसको ट्रेड विंड कहा जाता है। और इस तरह के ट्रेड विंड सब पोलर रीजन में भी चलता है, वो भी ट्रेड विंड ही है सब पोलर रीजन में, यानी कि 33.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री तक भी उस तरह की हवाएं चलती है। तो कुल मिला जुला करके ये जो इस पृथ्वी पे निरंतर चलने वाली जो हवाएं हैं, जो वर्ष भर चलते रहती है, उसको ट्रेड विंड या सनातनी पवन या व्यापारिक पवन इसके या कहा जाता है। ये कहाँ चलता है? तो ये चलता है कर्क रेखा से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, कर्क रेखा से मकर रेखा तक जो वर्ष भर हवाएं चलती है उसको कहते हैं सनातनी पवन या व्यापारिक पवन। सनातनी पवन को हम लोग प्लैनेटरी विंड भी कहते हैं, ग्रहीय हवा, इसको ग्रहीय हवा भी कहा जाता है, प्लैनेटरी विंड, ग्रहीय हवा। तो ये जो तीनों तरह की हवाएं की हमने बात की, दरअसल ये अलग अलग लेटीट्यूड के कारण हम इसको नाम अलग अलग देते हैं। अगर कहा जाए तो सब के सब प्लैनेटरी विंड ही है, क्योंकि ये प्लैनेट के साथ चलते रहता है। जब तक प्लैनेट चलते रहेगा, अर्थ मूव करते रहेगा, रोटेट करते रहेगा, तब तक ये हवाएं चलती रहेगी। इसको हम व्यापारिक हवा भी कहते हैं और इसको हम सनातनी हवा भी कहते हैं। जब हम लोग एयर बेल्ट पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, वायु पेटी, तो देखेंगे कि ये कैसे कैसे बढ़ता है। अगर हम ट्रेड विंड की बात कर रहे हैं, व्यापारिक हवा की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये वो हवा है जो उत्तर में कर्क रेखा से लेकर के दक्षिण में मकर रेखा तक प्रवाहित होती है। तो आपसे अगर हम पूछें कि ये ट्रेड विंड उत्तर से दक्षिण में कैसे प्रवाहित होता है, उसका दिशा क्या है, तो आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते हैं? आप कॉलेज से पढ़े हैं। तो कैसे बहता है? तो पता चलेगा कि ट्रेड विंड अगर इक्वेटर है तो ट्रेड विंड उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम चलता है। ऐसे ही चलता है ना? हाँ, वेरी गुड। और अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो ये कैसे चलता है? दक्षिण पूरब से
उत्तर पश्चिम, ऐसे ही चलता है ना, चलता है ना ऐसे। ये कहां से कहां तक चलता है? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर से 23.5 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर तक, मकर रेखा तक ये हवाएं ऐसे चलती है। उसके ऊपर भी हवाएं चलती है, हाई लैटिट्यूड पर भी जाएंगे तो उसकी हम चर्चा नहीं किए हैं, इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। वहां पे चलती है ऐसे, ऐसे चलती है, ये इधर भी ऐसे इस दिशा में चलती है। अभी उधर हम नहीं जा रहे हैं, उधर की कहानी बाद में करेंगे। अभी हमको देखना है, हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है विषुवत रेखा पर चलने वाले करंट को गति देना। अब हमने ये बोला था थोड़ी देर पहले, याद करो, कि इक्वेटर पे जो करंट चलता है वो पूरब से पश्चिम की ओर चलता है। अब आपको समझ में आया क्यों पूरब से पश्चिम की ओर चलता है? समझ में आया क्यों? क्यों नहीं, पृथ्वी हटाओ, ये व्यापारिक हवाएं पूरब से पश्चिम की ओर चल ही रही है। ये हवाएं यहाँ के जल को धक्का दे करके इधर से ऐसे जा रही है। सबसे प्रमुख कारण यही है। उसके बाद पृथ्वी का रोटेशन है। हाँ, तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि विषुवत रेखा पे जो जल की राशि या करंट है, ओशन करंट, वो पूरब से पश्चिम क्यों चलता है या उसको गति कौन देता है, कौन उसको धक्का देता है? तो ये व्यापारिक हवाएं ही है। यही अपने साथ धक्का दे करके लेकर के घुमाते रहती है सालों भर, क्योंकि ये सालों भर चलती है, वर्ष भर चलती है, इसीलिए सालों भर इनको घुमाते रहती है, एक जगह स्थिर से बैठने नहीं देती है। मेड फॉर ईच अदर। तो पहला कारण है विषुवत रेखा या समुद्री जलधारा को गति दिलाने में व्यापारिक हवाएं या प्लैनेटरी विंड या सनातनी पवन। समझ में आया? दूसरी बात, यही हवाएं एक और काम करती है। ये काम क्या करती है कि आपको पता ही है कि सूर्य 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण तक मूव करता है या घूमता है। इधर से ऐसे जाएगा, सन को अगर आप ले लें तो सन इधर से ऐसे जाएगा, यहां तक पहुंचा, फिर यहां से रोटेट हो जाएगा, ऐसे सन घूमता रहता है। ये साइकिल है। सूर्य ऐसे यहां से घूमता चला जाता है। अब इसके सूर्य के गमन करने से, आने जाने से भी वायु जल की धाराओं को गति मिलती है। कैसे गति मिलती है? तो सूर्य जैसे जैसे जिस लैटिट्यूड पे सीधे पड़ेगा, मान लो 23.5 डिग्री पे पड़ा है या मान लो 20 डिग्री पर पड़ा है, तो वहां पे वो लो प्रेशर का एरिया हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। वेरी गुड। अब जैसे ही ये लो प्रेशर का एरिया होगा, यहाँ पे साइक्लोन डेवलप होने लगेगा, चक्रवात विकसित होने लगेगा। अब ये सूर्य जैसे जैसे आगे जाएगा, उत्तर की ओर जाएगा, ये साइक्लोन भी उत्तर की ओर चलता चला जाएगा। सूर्य जैसे जैसे दक्षिण की ओर आएगा, ये साइक्लोन भी उत्तर से दक्षिण की ओर आता चला जाएगा। यानी कि सूर्य के गमन करने से एयर मास या वायु राशि भी उत्तर से नीचे, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर मूव करते रहता है। और इसके उत्तर और दक्षिण जाने की वजह से वायु राशि से, या आप कह सकते हैं एयर मास के उत्तर और दक्षिण जाने की वजह से भी जल धारा में गति होता है। तो एक तो कारण हुआ प्लैनेटरी विंड, ट्रेड विंड या सनातनी पवन। दूसरा कारण है वायु राशि का गमन, एयर मास का, या आप कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ एयर मास, वायु राशि का गमन। और वायु राशि का गमन क्यों होता है? तो सूर्य के उत्तर से दक्षिण और दक्षिण के उत्तर जाने आने से। उससे क्या होता है? तो उससे साइक्लोन डेवलप हो जाता है, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन।
इस तरह की परिस्थिति जनरेट हो जाती है, और उस साइक्लोन और एंटी साइक्लोन की वजह से भी जल राशि गतिशील हो जाती है। तो पहला कारण ये होता है। समझ में आया? तो सबसे मेजर फैक्टर है ओशन करंट को गति देने के लिए या एक्सेलरेट करने के लिए, वो फैक्टर है एयर, हवा। वो हवा किसी भी रूप में हो सकता है, साइक्लोन के रूप में भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहला कारण है ट्रेड विंड, उसके बाद साइक्लोन सबसे पहला कारण है। समझ में आ गया? समझ में आया? अब दूसरा कारण होता है नेक्स्ट। पहला कारण तो आप समझ ही गए क्या है। अब दूसरा जो फैक्टर है ओशन करंट का, वो क्या है? वो है टेम्परेचर वेरिएशन, तापमान में अंतर। दूसरा कारण है टेम्परेचर वेरिएशन या तापमान में अंतर। तापमान में अंतर की वजह से कैसे सागर का जल चलने लगता है, ये सोचने वाली बात है। क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है भैया? टेम्परेचर वेरिएशन होने की वजह से हवा दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में भारत तक पहुंच जाती है, और फिर वही भारत की हवाएं टेम्परेचर वेरिएशन के कारण भारत की हवाएं, हिमालय की हवाएं चली आती है हिंद महासागर में। तो जब हवा आ सकती है तो जल क्यों नहीं आ सकता है? दोनों तो एक दूसरे मेड फॉर ईच अदर बना हुआ है, एक जहां जाएगा दूसरा भी वहीं जाएगा। तो टेम्परेचर वेरिएशन से भी करंट जनरेट होता है, ओशन करंट जनरेट होता है। कैसे जनरेट होता है? मान लो सपोज, मान लो सूर्य की किरणें किसी खास अक्षांश पर लंबवत है। सन है, सन किसी खास अक्षांश पे लंबवत है। अब इसके लंबवत होने की वजह से यहां पे सूर्य की रोशनी सीधे पड़ेगी। तो स्वाभाविक है कि जहां पे सूर्य की रोशनी, जिस लेटीट्यूड पे सूर्य की रोशनी लंबवत पड़ेगी, वहां पे आइसोलेशन या सूर्यातप ज्यादा प्राप्त होगा। सूर्यातप ज्यादा प्राप्त होने की वजह से क्या होगा? यहाँ पे वेपोराइजेशन होने लगेगा, वाष्पीकरण होने लगेगा। वाष्पीकरण होने की वजह से क्या होगा? यहाँ पे सलाइनिटी बढ़ जाएगा, लवणता बढ़ जाएगा। लवणता क्या है? तो लवणता का मतलब यह है, सलाइनिटी का मतलब यह है कि पर यूनिट जल में कितनी मात्रा में सोडियम क्लोराइड है, यानी कि नमक की मात्रा कितनी है। पर यूनिट वाटर बॉडी में नमक की मात्रा कितनी है। अब जैसे ही आइसोलेशन प्राप्त होगा तो जल क्या होगा? वाष्पीकृत होकर के उड़ जाएगा, बादल बन जाएगा, हवाएं उसको एब्जॉर्ब कर लेगी और ऊपर में ले जाकर के सेचुरेट होकर के बादल बन जाएगी, और ऊपर का जेट हवा उसको धक्का लेकर के नीचे लेकर के आएगी। जैसे भी ले जाए, वो जहां ले जाना है ले जाएगी। लेकिन यहाँ पे सागर के सतह पर क्या होगा? तो सागर पे सतह पर क्या होगा कि यहाँ पे सलाइनिटी बढ़ जाएगा, लवणता बढ़ जाएगा। यानी कि एक यूनिट जल में पर पार्टिकल यूनिट, पर पार्टिकल कंटेंट ऑफ सोडियम क्लोराइड बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 1 लीटर का बकेट लेते हैं, एक बाल्टी है 1 लीटर का, इसमें 1 लीटर जल में पता चला कि 600 मिलीलीटर वाटर है और 400 मिलीलीटर सोडियम क्लोराइड है, H2SO4 है, सोडियम क्लोराइड है, नमक का मात्रा है। तो इसका एवरेज क्या हो गया? औसत क्या हो गया? तो 2/3 6, 2 दूनी 4, 3:2 का रेशियो है। यानी कि ये कितना हो गया?
3 हिस्सा है, ये 2 हिस्सा है। अब सोचो, कल्पना करो कि ये 600 ml जल में से इसका वाष्पीकरण हो गया, वेपोराइजेशन हो गया, तो पता चला कि ये वेपोराइजेशन हमारा 300 ml हो गया। तो कितना रिमेनिंग बचा? 300 ml। अब एवरेज देखो कैसा हो गया, तो एवरेज बदल जाएगा, यानी नमक की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और जल की मात्रा कम हो जाएगी। होगा? तो यानी सलाइनिटी बढ़ गया, लवणता बढ़ गया, यानी जल में नमक की मात्रा ज्यादा हो गया। आप देखेंगे कहीं कहीं के समुद्र का पानी बहुत ज्यादा खारा होता है, एकदम पिया ही नहीं जाएगा, कहीं कहीं का आप निकाल के पी भी सकते हैं, थोड़ा कम खारा होता है। तो ये सलाइनिटी या लवणता भी प्रभावित करता है ओशन करंट को। कैसे? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? प्रीति है, प्रीति है। अच्छा नहीं है, और तो बैठी है, इसका मतलब कुछ काम कर रही होगी, वो क्लास नहीं कर रही होगी। ठीक है, उसका यही आदत खराब है, क्लास करते करते घूमने कहीं निकल जाती है काम करने। तो ये लवणता या सलाइनिटी बढ़ता और घटते रहता है। क्यों बढ़ते घटते रहता है? सूर्य के आइसोलेशन के वजह से, सूर्याताप के वजह से। अब ये जैसे ही लवणता बढ़ा, सपोज मान लो इस वाटर बॉडी एरिया का सलाइनिटी बढ़ गया, लवणता बढ़ गया, लवणता इंक्रीज कर गया। अब जैसे ही इसकी लवणता बढ़ेगी, जल वाष्पीकृत होकर के हवा में उड़ गया, वैसे ही इस सी लेवल का, यानी कि सागर जल का सतह नीचे बैठ जाएगा, सागर का जल नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि जल तो ऊपर निकल गया हवा बन करके, अब लवण बचा तो लवण नीचे बैठ जाता है। अब जैसे ही ये नीचे बैठ गया तो इधर ऊपर हो गया और इधर नीचे हो गया, तो क्या होगा? इस टेम्परेचर वेरिएशन के वजह से जल ऐसे चलने लगेगा, इसको भरने आ जाएगा। याद रखो, हवा में भी क्या देखे थे हम लोग कि हवा में भी ठंड, जो ठंड एरिया है या हाई प्रेशर, ठंड यानी हाई प्रेशर से हवा किस ओर जाती है? लो प्रेशर यानी गर्म स्थल की ओर या गर्म जगह की ओर। उसी तरह से इसमें भी आपको मिलेगा, जहां पे गर्म ज्यादा हुआ जल, वहां का जल वेपोराइज होकर के ऊपर गया, सी लेवल नीचे बैठा, और इसको भरने के लिए इधर से जहां पे सी लेवल ऊपर है, यानी कि हाई प्रेशर का एरिया है, इस हाई प्रेशर के एरिया से जल ऐसे चल देगा इसको भरने के लिए। तो एक कारण ये भी है जल की गति देने में, यानी ओशन करंट को एक्सेलरेट करने में। दूसरा कारण या तीसरा कारण ये भी है। समझ में आया? वेरी गुड। ये जो नेचर है, विशेष करके इस तरह का जो नेचर हर एक अक्षांश पे नहीं दिखता है। कहां पे दिखेगा? आप खुद से इसका जवाब दे सकते हो चाहोगे तो। ये कहां पे दिखेगा फेनोमेना? तो ये दिखेगा कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच में, क्योंकि सूर्य की रोशनी इसी क्षेत्र में सीधे लंबवत पड़ती है, वर्टिकल पड़ता है। इसीलिए टेम्परेचर वेरिएशन सबसे ज्यादा यहीं पे होता है, और इसी टेम्परेचर वेरिएशन के कारण सलाइनिटी बढ़ता है, लवणता बढ़ता है, और लवणता बढ़ने के कारण फिर जल की राशि गति करने लगती है। और ये सिर्फ और सिर्फ 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक आपको दिखेगा। नहीं, वो तो मीठा जल है, उधर का नमकीन मिलेगा। आर्कटिक सागर या अंटार्कटिका का जल मीठा है, वो तो बर्फ का पानी है।
पूरा बर्फीला इलाका है। नमकीन तो इसी अक्षांश पे आपको मिलेगा, चलो उधर नहीं मिलेगा। समझ में आया? आप देखेंगे कि जब इधर आर्कटिक महासागर से या आर्कटिक क्षेत्र से और अंटार्कटिका क्षेत्र से यहाँ की ठंडी जलधारा या बर्फ से पिघल करके जो राशि जल बन रहा है, वो जल राशि इन गर्म क्षेत्र में प्रवाहित होती है, ऐसे इधर से ऐसे। क्यों? क्योंकि ये यहाँ का सलाइनिटी बढ़ जाता है। इस क्षेत्र में सलाइनिटी बढ़ने से जल नीचे बैठ जाता है और उसको भरने के लिए दक्षिणी गोलार्ध से या आर्कटिक अंटार्कटिका से और उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक से ठंडी जलधाराएं ऐसे आती है, क्योंकि यहाँ का पानी वाटर बॉडी नीचे बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण हो जाता है, वेपोराइजेशन हो जाता है और सलाइनिटी बढ़ जाता है। सलाइनिटी बढ़ने से जल नीचे दब जाता है और जैसे ही नीचे जल दबा, इधर की जल इसको भरने के लिए आ जाती है, इधर से ऐसे। समझ में आया? फिर से रिपीट कर रहे हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। यानी कि सूर्य को अगर यहां पे मान लिया जाए सन, तो सन हमेशा मैक्सिमम यहां तक जाता है और यहां तक जाता है। तो इसके जाने से सूर्य की किरणें इस क्षेत्र पे लंबवत पड़ती है, वर्टिकल ऐसे पड़ता है, सीध कर्क रेखा से मकर रेखा तक। अब इसके कारण क्या होता है कि इस क्षेत्र का जल हमेशा वर्ष भर गर्म होते रहता है। पहले तो गर्म होता है, उसी गर्म होने की वजह से नमकीन होता है। तो ये गर्म होता है, गर्म होता है तो क्या होता है, ये जल वाष्पीकृत होकर के उड़ते रहता है, वेपोराइजेशन होते रहता है। अब जैसे इस जल का वाष्पीकरण होते रहता है, जो रेट ऑफ सलाइनिटी है, लवणता का जो दर है, वो बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि जल का जो यूनिट है वो तो वाष्पीकृत होकर के ऊपर उठ जाता है, लेकिन लवणता रह जाता है। तो हमने बताया था एक बकेट के माध्यम से कि कैसे एक वाटर कंटेंट में या एक बकेट में अगर 6 हिस्सा 600 मिलीलीटर अगर जल है और 400 मिलीलीटर अगर सोडियम है, तो जल का वाष्पीकरण होकर के 300 मिलीलीटर बच जाता है और सोडियम 400 रह जाता है। तो वैसी स्थिति में लवणता बढ़ जाता है, पर पार्टिकल यूनिट लवणता का बढ़ जाता है। तो सलाइनिटी जैसे ही बढ़ा, लवणता जैसे ही बढ़ा, जल का सतह नीचे गिर जाता है। और जल का सतह जैसे ही नीचे गिर गया, तो इसको भरने के लिए ठंडी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध से या अंटार्कटिका से और उत्तरी गोलार्ध से यानी आर्कटिक महासागर से चल देता है और निरंतर इसको भरते रहता है, इधर से ये, इधर से ये। और अगर पृथ्वी का ये हिस्सा में अगर पृथ्वी का नहीं, ये हिस्सा मत कहो, पृथ्वी का तो चारों हिस्सा दोनों ही दिशा में वर्ष भर बराबर दिन और रात के माध्यम से होते ही रहता है, क्योंकि पृथ्वी तो 24 घंटा में अपने एक्सिस पे घूम जाती है। तो इसका मतलब यह है कि 23.5 डिग्री का जो क्षेत्र है, ये सबसे ज्यादा सलाइनिटी वाला क्षेत्र है। लवणता एक अलग चैप्टर है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है सलाइनिटी? विश्व के सबसे ज्यादा सलाइनिटी या लवणता कहाँ पाया जाता है, क्यों पाया जाता है, ये उसका कारण क्या है, ये सब सवाल पूछे जाते हैं। तो एक अलग चैप्टर है। तो ये जैसे ही जल राशि नीचे बैठा इसको भरने के लिए, और ये प्रक्रिया वर्ष भर होते रहता है। क्यों? क्योंकि वर्ष भर सूर्य उत्तर से दक्षिण चलते रहता है, तो हमेशा यहाँ वेपोराइजेशन होते रहता है और वेपोराइजेशन होते रहता है। इसीलिए आप देखेंगे कि वर्षा, रेनफॉल हमेशा इसी लेटीट्यूड से इस लेटीट्यूड के बीच में होता है। इधर आप जाएंगे तो स्नोफॉल होता है, बर्फबारी होता है, वर्षा नहीं होता है। हाई लेटीट्यूड पे जाएंगे तो वर्षा नहीं होता, स्नोफॉल होता है, बर्फबारी होता है। तो यहाँ पे वाष्पीकरण होते रहता है, बादल बनते रहता है, वर्षा होते रहता है। उन बादलों को धक्का दे करके हवाएं जगह जगह पहुंचा करके वर्षा कराते रहते हैं। समझ में आया? बाकी और कारण हम लोग कल पढ़ेंगे।